अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान के मामले में भारत का रुख कैसे बदला, अरे वो भारत जो पहले ईरान का हमेशा साथ दिया करता था, आज पता ही नहीं चल रहा कि भारत ईरान के साइड है कि अमेरिका या इजराइल की साइड है। आज पता ही नहीं चल रहा कि भारत को दुख हो रहा है कि भारत को खुशी हो रही है कि ईरान मारा जा रहा है। यार आप देखोगे, जब अयतुल्ला अली खamenei जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जब उनको मार दिया गया था तो कहीं 5 दिन बाद भारत ने कुछ शोक संदेश भेजा था। आज तक और अभी तक आपका अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को मार रहा है। वो बात की बात है कि ईरान भी मार रहा है, लेकिन इसके अंदर भारत ने एक बार भी ये नहीं कहा कि अमेरिका तुम गलत कर रहे हो, इजराइल तुम गलत कर रहे हो, बेफालतू में तुम क्यों मार रहे हो। और एक बार ट्रंप से पूछा गया था कि आप ये जो शिप डुबवा देते हो, इसमें क्या आपको मिलता है, इससे बढ़िया उन लोग को पकड़ लीजिए, कुछ सच उगलवा लेंगे। तो आपका ट्रंप कहता है कि मुझे शिप को डुबाने में मजा आती है। अरे मतलब इनके मजे के मारा शिप को डुबाई जा रही है। एक बार ट्रंप से पूछा गया था कि चलिए आप युद्ध तो चालू कर दिए, लेकिन ये बताइए खत्म कैसे होगा, तो इनके पास खत्म करने का कोई उपाय नहीं है। एक बार ट्रंप के किसी साथी से ये पूछा गया था कि आपने युद्ध चालू क्यों किया, तो इनका कहना था कि हमें लग रहा था कि ईरान आने वाले समय में अमेरिका पर हमला कर देगा जो मिसाइल बना रहा है। अरे यार, तो ऐसा हम भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान लग रहा है हमें, टर्की लग रहा है हमें ये लग रहा है, तो किसी को भी कहा जा सकता है। मतलब भविष्यवाणी कर दिए थे भाई साहब, आगे चलकर हमला कर देगा, इसलिए पहले ही हम हमला कर दे रहे हैं। तो मतलब बेदिमाग वाली बात हो गई भाई साहब। मतलब किस वजह से अटैक आपके अमेरिका ने किया है ईरान के ऊपर, पता ही नहीं है। अरे इजराइल अटैक करता तो चलता है, और इजराइल अटैक किया, अमेरिका क्यों कूद पड़ा। असल में अभी ना जो अमेरिका की जनता है उसको ये सोचना चाहिए कि उसने किसको राष्ट्रपति बना दिया है। उसको एक बार वापस से उस चीज पर उतरना चाहिए कि हमने किसको वोट दिया था। जी हाँ, मतलब ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज, यहां पर अगर हम भारत का ही रुख देखें तो अयतुल्ला अली खamenei पर 5 दिन बाद कहीं शोक भेजा था। वहां के नए सुप्रीम लीडर उनके बेटे बनाए गए खamenei के, तो फिर भी अभी कुछ खास नहीं बोला। हाल फिलहाल अगर भारत को देखोगे तो कई स्टेटमेंट इस तरीके से जारी किया है जहां पर कह रहा है कि ये जो युद्ध हो रहा है इससे थोड़ी दिक्कत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बातचीत करके निकाल देना चाहिए। लेकिन क्या भारत जो इस तरीके से स्ट्रेटजी के गेम खेल रहा है, क्या सही कर रहा है गलत, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक बार ईरान ने यूएई के ऊपर अटैक कर दिया था, तब भारत ने ईरान के खिलाफ कुछ बोल दिया था कि ईरान तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने जो यूएई के ऊपर अटैक किया है। क्योंकि भारत के ईरान से भी अच्छे संबंध हैं, यूएई से भी अच्छे संबंध है। अरे वो जो खाड़ी वाले देश है ना, उन खाड़ी वाले देश में सबसे ज्यादा जो ट्रेड किया जाता है वो भारत और यूएई का ही किया जाता है। मतलब भारत जिन देशों से ट्रेड करता है खाड़ी देशों में, वो यूएई से ही सबसे ज्यादा करता है। दूसरी चीज, यहां पर आपके जो ट्रंप है और जो इजराइल है, उसके बारे में भारत एक बार भी अभी तक निंदा नहीं किया है कि लोग गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर भारत इन लोग की निंदा कर दिया कि तुम गलत कर रहे हो, तो इससे यह होगा कि भाई साहब ये लोग भारत के खिलाफ हो जाएंगे, और अगर भारत ने ईरान का साथ दे दिया तो भाई साहब तब भी ये लोग खिलाफ हो जाएंगे, और अगर भारत ने ईरान का समर्थन नहीं किया या फिर ईरान को उल्टा सीधा बोल दिया तो ईरान हमसे नाराज हो जाएगा। इस वजह से भारत ये गोल गोल वाला चक्कर खेल रहा है ताकि ना हम इनमें बुरा बने ना हम इनमें बुरा बने। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो गलत बात है, तब यार गलत बात नहीं है। वर्ल्ड में इसी तरीके से खेला जाता है। एक राजा इसी तरीके से खेलता है ताकि हम इधर भी बुरा ना बने उधर भी बुरा ना बने, क्योंकि आज नहीं तो कल से ही ये युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इस युद्ध के अंदर आप किसी से दुश्मनी ले लोगे तो वो कई सालों तक चलते रहेगी। अगर वही दुश्मनी ना लिए होते तो दोनों देश ठीक से रहते, दोनों देश के बीच व्यापार होता रहता, दोनों देश के बीच जो आवागमन है वो चलता रहता, तब आराम से सब कुछ चलता रहता और तब उसका फायदा मिलता रहता। लेकिन अगर जोश जोश में आप उस टाइम होश खो करके दुश्मनी पाल लिए होते तब बड़ी दिक्कत हो जाती। क्योंकि अब देखो भारत पाकिस्तान के बीच दुश्मनी है, तो सोचकर देखिए डिफेंस में कितने रुपए खर्च होते हैं। यार आपको लगता होगा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके बहुत मारा था, बात की बात है मारा था, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत एक एक दिन के अंदर लगभग 7-7, 8-8 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहा था। क्या आपको पता है जो भारत मिसाइलें लॉन्च कर रहा था वो 100-100 करोड़ की थी। तो मतलब इतना पैसा खर्च होता है अगर दुश्मनी पाल लेते हो तो। एक ना एक समय आएगा जब ईरान अमेरिका की युद्ध खत्म हो जाएगा, आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो 1 महीने बाद सही। लेकिन 1 महीने बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और पता लगा उसी में आप दुश्मनी किसी से पाल कर रख लिए तो 100 साल तक चलते रहेगी।
इसी वजह से कहा जाता है कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए, और इस सब युद्ध से अगर आप जितना दूर रह सकते हो उतना ही दूर रहने भलाई है। अरे यार सिंपल से ऐसा समझ सकते हो कि आपके घर के बगल मान लेते हैं आपके दो प्रिय मित्र हैं, और उन दो प्रिय मित्र में लड़ाई हो जाती है। तब आपको बुलाया जाता है कि आप बताइए कौन सही कौन गलत है। अगर आप किसी को सही कह दिए तो दूसरा वाला आपसे नाराज हो जाएगा, दूसरे वाले को सही कह दिए तो पहला वाला नाराज हो जाएगा। तो यहां पर भारत फंस चुका है। इस वजह से भारत कह रहा है देख भैया, मैं किसी के सही गलत नहीं कहूंगा, एक काम कर, दोनों लोग सुलह करो और दोनों लोग वापस से वैसे रहो जैसे पहले थे। या तो नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन आराम से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। तो भारत ये वाला रुख अपना रहा है, नहीं तो कहीं ना कहीं बुरा जरूर बन जाएगा। तो वह ट्रेड में, व्यापार में काफी बड़ी दिक्कत होगी। अब ऐसा भी नहीं कि भारत एक्शन नहीं ले रहा, भारत एक्शन भी ले रहा है यार। भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने ईरान से बात कर रखी है और ईरान पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बात कर रखी है। उनके विदेश मंत्री से बात करके रख रखी है, और उनके विदेश मंत्री से जब बात की तो जो जहाज नहीं आ जा पा रही थी वो जहाज को आने जाने के लिए बात की। उसी के साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी पे बात करी, जीरो रिस्क पर बात करी, ग्लोबल इम्पैक्ट पर बात करी, और काफ़ी अन्य चीज़ पर बात करी, और वो भी पॉजिटिव बात करी। इससे पहले अगर आप देखोगे 9 मार्च को तो उन्होंने संसद में कहा भी था कि जंग के माहौल में ईरान के नेतृत्व ईरानी नेतृत्व से संपर्क करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन उसी के ही कुछ दिन बाद इन्होंने अब उनके विदेश मंत्री से बात की, और अब कह दिया गया है कि भारत का भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आराम से आ जाएगा, उस पर कोई हमला नहीं करेगा। आप सोच रहे होगे कुछ दिन पहले तो हमला हुआ था। अरे कुछ दिन पहले जो हमला हुआ था तो आप ये भी तो समझिए ना, वो थाईलैंड का जहाज था, वो भारत आ रहा था, भारत का जहाज नहीं था। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर यह मतलब मना किया गया था कि कोई जहाज आ जा नहीं सकता। अब वो थाईलैंड वाला पता नहीं क्यों भेज दिया, लेकिन भारत का जहाज अभी तक नहीं गिराया गया है। यहां पर देख सकते हो कि आपके यूएई के जब ईरान ने यूएई को मारा था तब मोदी ने थोड़ी प्रतिक्रिया भी दायर की थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था ईरान, और मतलब यूएई के साथ गलत हुआ। लेकिन उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर ईरान से भी बात की थी। ईरान से किस चीज़ पर बात की थी? तो बात की थी वहाँ की करंट सिचुएशन पर, बात की थी वहाँ पर जो अभी हाल फिलहाल सिक्योरिटी को लेकर चल रहा है, बात की थी इंडियंस को लेकर, क्योंकि वहाँ पर लगभग 9,000 इंडियंस अभी फंसे हुए हैं ईरान के अंदर। 9 से 10,000 भारतीय नागरिक अभी फंसे हुए हैं, जिसमें से छात्र और बाकी अन्य लोग हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो केवल ईरान के अंदर ही केवल 9-10 हजार लोग हैं। लेकिन अगर पूरे खाड़ी देश की बात कर लोगे, यूएई, कतर, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यहाँ सब मिला लोगे तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। लगभग गल्फ कंट्री में 13.4 मिलियन लोग हैं, यानी कि 1.3 करोड़ लोग वहाँ पर भारतीय हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर लगभग 3.42 मिलियन जो हैं वो कहीं और नहीं बल्कि यूएई के अंदर हैं। सऊदी अरब के अंदर 2.6 मिलियन है, कुवैत के अंदर 1.03 मिलियन है, और उसी के साथ साथ कुछ इसी तरीके से लोग वहाँ पर बसे हुए हैं। अब इससे होगा क्या? मान लेते हैं अगर ये युद्ध बढ़ जाता है और ये 13.46 मिलियन लोग यानी कि 1.3 करोड़ लोग भारत वापस से भागकर चले आते हैं, तो सोच कर देखिए भारत के भी अंदर 1 करोड़ की जनसंख्या बढ़ जाएगी। और ये गल्फ कंट्री के अंदर जो भारतीय रहते हैं वो बाहर से इतना पैसा कमाते हैं और भारत के अंदर सबसे ज्यादा पैसा भेजते हैं ये गल्फ कंट्री वाले इंडियंस। हाँ जी हाँ, इससे भारत को काफी ज्यादा मोटा पैसा मिलता था। अगर ये लोग वहां से भागकर भारत वापस से चले आएंगे तो भारत के अंदर वो पैसे वापस से आना रुक जाएंगे जो विदेश के माध्यम से भेजा जाता था। अरे जैसे मान लेते हैं आप चले गए सऊदी अरब कमाने, वहां कमाओगे अच्छा खासा पैसा, तो वहां से अपने घर परिवार को तो भेजोगे। वैसे जो अभी लोग 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं भारतीय, वो लोग यहाँ पर पैसा भेजते थे तो भारत के अंदर बहुत पैसा आता था, इससे भारत को भी फायदा होता था। लेकिन अगर ये लोग भारत वापस से भागकर चले आए तो सरकार को उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, और जो पैसा बाहर से आता था भारत के अंदर वो भी रुक जाएगा। तो भारत भी नहीं चाहता कि ये युद्ध बहुत समय तक चले। अगर समय तक चलता है तो घाटा तो होगा ही, और प्लस भारत वहां पर जो ईरान के अंदर 9 से 10 हजार लोग अभी फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा की भी बात कर लिया है। वो कह दिया है कि ईरान के जो ऊपर वाला क्षेत्र है यहां से इन लोग को निकाल करके घुमाकर वापस से भारत ले आया जाएगा। ये केवल ईरान के अंदर से भारतीय को निकाला जाएगा, इन गल्फ कंट्रियों के अंदर से नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी उतनी ज़्यादा नहीं अफरा तफरी मची है जितनी ईरान के अंदर मची है। तो आई थिंक आप पूरा मुद्दा समझ गए होंगे और मैं आपको समझा पाया हूँगा। लेकिन अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।